डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसी से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स जो हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे हमें एग्जांपल 1.1 गिवन है। हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर, हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट, यानी कि बिना टच किए हम मेटल के स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, इसमें हम इंडक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। यानी कि ये हमारा कोई मेटल का स्फीयर है, ठीक है। ये हमारा मेटल का स्फीयर जो है ये अनचार्ज है। फिर हमें इसको क्या करना है, इसको हमें पॉजिटिव चार्ज करना है। तो इसको पॉजिटिव चार्ज करने के लिए हम इसके पास एक ऐसी चीज़ लेके आएंगे जिस पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो अगर कोई भी प्लास्टिक की रोड को हम फर से रब करें तो उसमें क्या डेवलप हो जाता है, उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो जैसे ही ये रोड हमें इस मेटल स्फीयर के पास में लेके आएंगे तो ये क्या करेगी, यहाँ पे इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और यहाँ पे सेकंड स्टेप यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही हम ये नेगेटिव प्लास्टिक की रोड जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसको हम मेटल के स्फीयर के पास लेके आएंगे तो ये मेटल के स्फीयर के जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो उसके ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएंगे और बैक सरफेस पे कौन से इकट्ठे हो जाएंगे, राइट सरफेस पे यहाँ पे सारे आपके नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएंगे। लेफ़्ट सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और राइट सरफेस पे नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें ये नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए, ये जो राइट सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है ये हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे अर्थिंग का यूज़ करेंगे। यानी कि ये जो हमारे राइट सरफेस पे ये जो नेगेटिव चार्ज थे इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम इसकी अर्थिंग कर देंगे। तो ये अर्थिंग का सिंबल है। तो अर्थिंग जैसे ही हम करेंगे तो जितना भी राइट सरफेस पे सारा का सारा नेगेटिव चार्ज है वो हमारा कहाँ पे चला जाएगा, वो हमारा ग्राउंड में चला जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है वो सारा हमारा ग्राउंड में जा चुका है। और इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, ये जो प्लास्टिक की रोड है इसको हम रिमूव कर देंगे, इसको हम हटा देंगे। तो जैसे ही ये जब तक हम ये प्लास्टिक की रोड जो है इस मेटल स्फीयर के पास में रखेंगे, इसके ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके लेफ़्ट सरफेस पे बाउंड रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम ये प्लास्टिक की जो रोड है इसको हटा लेंगे तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि पहले तो ये हमारा लेफ़्ट साइड में था क्योंकि रोड इसको अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन जैसे ही हम रोड को हटा देते हैं तो ये जो चार्ज है ये हमारा पूरे स्फीयर में जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इस तरीके से मेटल जो है वो हमारी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी विदाउट टचिंग इट। तो ये इस एग्जाम्पल में गिवन था। नेक्स्ट है हमारा इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो हमें पता ही है कि जो चार्ज है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। ये हमारे पास जो चार्ज है वो 2 टाइप्स का होता है। एक जो चार्ज है वो हमारा पॉजिटिव होता है और एक जो चार्ज है वो हमारा नेगेटिव होता है। इसके बाद फिर इसमें बताया गया है कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, कि इफ़ साइज ऑफ चार्ज बॉडीज़ आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम वी ट्रीट दैम एज ए पॉइंट चार्ज। यानी कि जब हमारी चार्ज जो है, यानी कि ये जब हमारे चार्ज का साइज़ जो है बहुत ही छोटा है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि आर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द, अगर हम यहाँ पे ए को लिखें साइज़ ऑफ चार्ज तो इच आर जो है ग्रेटर देन ए है, तो उस केस में ये जो हमारे चार्ज है इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज। यानी कि 2 चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है और चार्ज का जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल है, उस केस में चार्ज को हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज कहते हैं। वी ट्रीट देम एज ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जब चार्ज बॉडी का साइज़ बहुत ही कम हो और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो, तो उस केस में जो चार्ज पार्टिकल है उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें गिवन है एडिटिविटी ऑफ चार्ज।
फर्स्ट प्रॉपर्टी जो चार्ज की होती है वो होती है आपकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं ऐसे ही हम चार्ज को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इफ़ ए सिस्टम, अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है, कंटेन्स 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1, एक पॉइंट पे चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है हमारा Q2, तो टोटल चार्ज जो होगा सिस्टम का दैट इज़ ऑब्टेन बाय सिंपली एडिंग द चार्जेस एल्जेब्राइकली, यानी कि जैसे हम एल्जेब्रा में नंबर्स को ऐड करते हैं ऐसे ही हम चार्जेस को ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं ऐसे ही हम चार्ज को ऐड करते हैं। तो अगर हमारे सिस्टम में दो चार्ज है, एक पॉइंट पे जो चार्ज है वो हमारा है Q1 और दूसरे पॉइंट पे जो चार्ज है वो है हमारा Q2, तो जो टोटल चार्ज होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल चार्ज जो होगा वो होगा हमारा Q1 प्लस Q2। तो जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं ऐसे ही हम चार्जेस को भी ऐड कर सकते हैं। तो चार्ज की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कि अगर हमारे पास सिस्टम में बहुत सारे पॉइंट चार्ज है तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम उसको ऐसे ही ऐड करेंगे जैसे कि हम नंबर्स को ऐड करते हैं। तो दिस इज़ द एडिटिविटी ऑफ चार्ज इफ़ ए, तो उसने फिर कहा है कि इफ़ ए सिस्टम कंटेन्स n चार्जेस, कि अगर सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, n चार्जेस यहाँ पे दिए गए हैं, तो टोटल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। फिर इसमें बताया गया है कि ठीक है, तो इसमें अभी तो हमें दो चार्ज दिए गए थे, अगर हमारे पास यहाँ पे दो चार्ज है, एक चार्ज हमारा Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, तो टोटल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। और फिर उसने कहा है कि अगर सिस्टम में बहुत सारे चार्ज है, यानी कि उसमें n नंबर ऑफ़ चार्ज है, यानी कि बहुत सारे चार्ज जो है यहाँ पे ऐसे हमारे हैं यहाँ पे पॉइंट चार्जेस, तो टोटल चार्ज जो होगा, पहले चार्ज का सम Q1 प्लस सेकंड चार्ज हो जाएगा Q2 प्लस थर्ड चार्ज हो जाएगा Q3, ऐसे ही सो ऑन हमारे जितने नंबर ऑफ़ चार्ज हैं यानी कि Qn चार्ज है, तो सभी का हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज निकालने के लिए हम इसमें एडिटिविटी ऑफ चार्ज का रूल लगाएंगे, उसको हम ऐड करके निकाल लेंगे टोटल चार्ज हमारे सिस्टम पे कितना है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है चार्ज हैज़ नो मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। चार्ज हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, यानी कि चार्ज के पास मैग्नीट्यूड तो होता है बट उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, यानी कि फिर ये चार्ज क्या हो गए, ये हमारे स्केलर हो गए। ठीक है, तो चार्ज जो हो गए ये हमारे स्केलर्स हो गए। ठीक है, तो चार्ज आर स्केलर्स लाइक द मास ऑफ बॉडी, तो जो बॉडी का मास है वो भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है और जो चार्ज है वो भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो मास है वो भी हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है और जो चार्ज है वो भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो दोनों हैं इनके, ये स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि उनके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन उनके पास डायरेक्शन नहीं है, सिमिलर टू द मास, यानी कि चार्ज और मास दोनों ही हमारी क्या हैं, दोनों ही हमारे स्केलर्स हैं। स्केलर्स का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है, जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उनके पास डायरेक्शन नहीं होती, दैट इज़ कॉल्ड द स्केलर्स। हाउएवर देयर इज़ वन डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। उसने कहा है कि मास और चार्ज के बीच में एक डिफरेंस होता है। मास और चार्ज के बीच में एक डिफरेंस क्या होता है, मास ऑफ ए बॉडी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि बॉडी का जो मास है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वेयर एज चार्ज कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यानी कि जो बॉडी का मास है वो हमेशा, जैसे कि बॉडी का मास है 1 किलोग्राम हो गया या 2 किलोग्राम हो गया या 5 किलोग्राम हो गया, हमेशा ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बॉडी का मास हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन उसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये हमें पता है कि चार्ज जो है दो टाइप का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देयरफॉर प्रॉपर साइन हैज़ टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस इन अ सिस्टम। ठीक है, तो जब भी हम चार्जेस को ऐड करेंगे तो हमें किसका यूज़ करना है, उनके जो सिंबल्स हैं उनका यूज़ भी करना है, यानी कि चार्ज के साथ पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है उसको ध्यान में रखते हुए हमें चार्ज को यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया गया है, मान लो कि फर्स्ट पॉइंट पे जो चार्ज है वो रखा हुआ है हमारा 1 कूलाम, दूसरे पे रखा हुआ है हमारा +2 कूलाम, तीसरे पे रखा हुआ है हमारा +3 कूलाम, फोर्थ पे रखा हुआ है हमारा +5 कूलाम और फिफ्थ पॉइंट पे हमारा रखा हुआ है
-8 कूलाम। मान लो ये 5 चार्ज जो हैं रखे हुए हैं, फर्स्ट पे है 1 कूलाम, +1 को फर्स्ट पे रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलाम का, दूसरे पे है पॉजिटिव चार्ज 2 कूलाम, तीसरे पे है पॉजिटिव चार्ज 3 कूलाम, नेक्स्ट पे है पॉजिटिव चार्ज 5 कूलाम, और फिफ्थ पॉइंट पे है नेगेटिव चार्ज जो है -8 कूलाम का। जो टोटल चार्ज होगा उसको हम ऐड कैसे करेंगे, उसको हम उसके सिंबल के साथ भी ऐड करेंगे। जैसे पहला चार्ज है +1, तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे +1 लिखेंगे। दूसरे के साथ है +2, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे +2। उसके साथ फिर हम लिखेंगे +3, उसके बाद फिर हम लिखेंगे +5, और उसके बाद हम लिखेंगे -8, क्योंकि लास्ट वाला जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, -8। तो यहाँ पे फिर सोल्व करके तो ये -8 और ये 8 कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 2 + 1 3। तो नेट जो चार्ज आएगा वो हमारे पास कितना बनेगा, 3 कूलाम, पॉजिटिव 3 कूलाम। ठीक है, तो जब भी हमें चार्जेस को ऐड करना है तो चार्जेस के आगे पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। अगर नेगेटिव साइन है तो उसके आगे हम नेगेटिव लगा के ऐड करेंगे, अगर पॉजिटिव साइन है तो उसके आगे प्लस का सिंबल जो है लगा के हम ऐड करेंगे। तो ये था हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज, जिसमें कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, और चार्ज जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, और चार्ज के पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। और जब भी हमें चार्ज को ऐड करना है तो हम उसके प्रॉपर साइन को लेके हम उसको ऐड करेंगे। तो दिस इज़ द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज इज़ कंजर्व्ड। चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी होती है चार्ज इज़ कंजर्व्ड, कि जो हमारा चार्ज है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। कंजर्व होने का क्या मतलब है, वी हैव ऑलरेडी limited to the fact that when bodies are charged by rubbing, there is a transfer of electrons from one body to other. No new charge are either created or destroyed. तो दिस आइडिया इज़ नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज जो है हमेशा वो कंजर्व रहता है। ऐसा नहीं है कि हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं या चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि जो चार्ज क्रिएट होता है वो किसकी वजह से होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है कि जो चार्ज हमारा यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरी बॉडी है। तो दोनों बॉडी को अगर हमने रब किया तो यहाँ से मान लो क्या हुआ, इसके पास किसका ट्रांसफ़र हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया तो ये वाली बॉडी क्या बन जाएगी, नेगेटिव चार्ज, और ये वाली बॉडी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि यहाँ पे ये जो चार्ज आया है, ऐसा नहीं है कि हमने इस पे ये नेगेटिव चार्ज को क्रिएट किया है। हम नेगेटिव चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, या फिर इस पे भी हम पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते। तो किसी भी बॉडी पे हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, बल्कि ये किसकी वजह से आया है, ये आया है ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही ये हमारा चार्ज आया है। यानी कि चार्ज जो होता है वो हमेशा हमारा कंजर्व होता है। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। दिस इज़ प्रॉपर्टी इज़ नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि इसमें हमेशा हमारे बॉडी जो चार्ज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से होती हैं। तो चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसमें फिर ये हमें बताया गया है ये कि टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी कि टोटल चार्ज जो होता है हमारे किसी भी सिस्टम में, टोटल चार्ज जो होता है हमेशा हमारा वो कंजर्व होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली। तो ये जो चार्ज कंजर्वेशन है इसको हमने एक्सपेरिमेंटली भी जो है इसको इस्टेब्लिश किया हुआ है, इसको हमने एक्सपेरिमेंटली भी जो है वो प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज़ द चार्ज कंजर्वेशन, कि हमेशा जो है वो चार्ज हमारा कंजर्व रहता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और destroy net charge carried by an isolated system through charging carrying particle may be created or destroyed in a process। तो इसमें यही बताया हुआ है कि हमेशा हमारे सिस्टम के अंदर जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसमें इंपॉर्टेंट है ये है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, की जो चार्ज है हमेशा वो हमारा क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, हमेशा जो चार्ज है वो हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है।
एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखा गया है, इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश दैट all free charges are integral multiple of a basic unit of charge denoted by E। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव करके देखा है, एक्सपेरिमेंटल के द्वारा ये प्रूव करके दिखाया गया है कि जितने भी फ्री चार्ज हैं उनका जो चार्ज है दैट इज़ ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि जितने भी हमारे चार्जेस हैं, किसी भी बॉडी का जो चार्ज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, किसी भी बॉडी का जो चार्ज है Q हमेशा वो किसके बराबर होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। चार्ज इज़ ऑलवेज, तो Q क्या है, ये किसी भी बॉडी का चार्ज है, और N क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो हमेशा किसी भी बॉडी का जो चार्ज है दैट इज़ ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज एंड दैट बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज़ E। यानी कि हमेशा किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, Q बराबर NE। यही इसको हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करके भी दिखाया गया है, तो इसमें ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, एक्सपेरिमेंटल के द्वारा इसको प्रूफ किया गया है कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज है, किसी भी बॉडी का जो चार्ज है हमेशा इज़ ऑलवेज गिवन बाय, उसको हमेशा हम किसके द्वारा देते हैं, किसी भी बॉडी का चार्ज अगर हमें निकालना है Q हमेशा वो किसके बराबर होता है, यानी कि N इंटू E। N क्या हो गया, N कोई भी नंबर हो गया, यानी कि N 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी कि N यहाँ पे हमारा एक इंटीजर है। और E क्या है यहाँ पे, E हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या चार्ज ऑफ प्रोटॉन हम कह सकते हैं। तो E की जो वैल्यू है वो हमेशा वो किसके बराबर होती है, तो N जो हो गया, N हमारा यहाँ पे एक इंटीजर है, N जो है एक इंटीजर है, और इसकी वैल्यू जो है हमारी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। और E क्या है यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज या फिर बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जिसको बताया गया है E, इसकी वैल्यू होती है हमारी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये होता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि किसी भी बॉडी का अगर हमें चार्ज निकालना है Q वो किसके बराबर होता है, N इंटू E के। N जो है वो इंटीजर होता है और E जो है इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के भी बराबर होता है और ये प्रोटॉन के चार्ज के भी बराबर होता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा किसी भी बॉडी का जो चार्ज है हमेशा वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किस चीज़ के, E के। चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। ठीक है, नेक्स्ट इसमें गिवन है N, जो यहाँ पे फिर ये बताया गया है कि जो N होता है, फिर ये बताया गया है कि जो N होता है वो हमारा इंटीजर है। तो N जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि चार्ज जो है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो N की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो N की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो E है, फिर इसमें ये बताया गया जो E है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है और ये प्रोटॉन का चार्ज भी है, क्योंकि दोनों के चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, प्रोटॉन का भी चार्ज होता है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो द फैक्ट दैट चार्ज इज़ ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E इज टर्म्ड एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को ही हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है, किसी बॉडी का जो चार्ज होता है वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, E का, हमेशा वो इंटीग्रल मल्टीपल है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। यानी कि Q ये इसको अगर हम N की वैल्यू को 1 लें तो Q की वैल्यू क्या आएगी, 1E। N की वैल्यू को 2 लें तो Q की वैल्यू क्या आएगी, 2E। N की वैल्यू को 3 लें तो Q की वैल्यू क्या आएगी, 3E। तो इसमें ये दिया हुआ है कि N जो है हमेशा हमारा इंटीजर है, इसमें हम N की वैल्यू को क्या नहीं ले सकते, हम N की वैल्यू को यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लें N की वैल्यू को 1.5 नहीं ले सकते, या N की वैल्यू को हम 2.5 नहीं ले सकते, N की वैल्यू को हम 3.5 नहीं ले सकते, क्योंकि N की वैल्यू क्या है, वो इंटीजर है, और इंटीजर की वैल्यू जो होती है वो 1, 2 या 3 ही होती है। तो इसीलिए हमेशा हमारी बॉडी का चार्ज हमेशा या तो 1E होगा, या 2E होगा, या 3E होगा, या 4E होगा।
लेकिन वो ऐसे नहीं हो सकता कि वो 1.5 हम ले लें या 2.5 ले लें या 3.6 हम ले लें। तो इस तरीके का चार्ज जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक हमेशा किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और इंटीजर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, या 1 या 2 या 3 या 4। तो इनके बीच की कोई भी वैल्यू, यानी कि 1 या 2 के बीच की वैल्यू 1.5 या 2.5 या 3.6, ये हम किसी भी बॉडी का चार्ज ये नहीं हो सकता है। तो ये इसमें बताया गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि हमेशा किसी बॉडी का जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ई के। ठीक है, तो यानी कि किसी भी बॉडी का चार्ज 1.5 ई नहीं हो सकता, या 2.5 ई नहीं हो सकता, या 3.6 ई नहीं हो सकता। तो दैट इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि इसको हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया हुआ है। इसके बाद फिर इसमें बताया गया है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को सबसे पहले किसने सजेस्ट किया था, सबसे पहले फैराडे ने इसको सजेस्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। उन्होंने कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किए थे उन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में फैराडे ने सजेस्ट किया था, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया, तो इसको एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले प्रूफ किया मिलिकन ने इन 1912। मिलिकन ने 1912 में ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को जो है प्रूफ करके दिखाया था, और सबसे पहले सजेस्ट किया था इसको फैराडे ने। इसमें फिर ये बताया गया है इंटरनेशनल सिस्टम। फिर चार्ज का जो यूनिट है इसमें ये बताया गया कि जो चार्ज का यूनिट होता है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलाम। चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है वो कूलाम होता है। एसआई यूनिट जो चार्ज का होता है वो कूलाम होता है। इसको हम कैपिटल सी से लिखते हैं। ठीक है, तो कैपिटल सी इज़ द सिंबल ऑफ कूलाम। और इसकी डेफिनेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो करंट होता है आई, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम करंट की वैल्यू को 1 एम्पियर लें तो चार्ज कितना हो जाएगा, 1 कूलाम हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। तो 1 कूलाम चार्ज कब होगा, किसी भी बॉडी पे फ्लो करने वाला चार्ज 1 कूलाम कब होगा, जब उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में। तो 1 कूलाम किसके बराबर हो जाएगा, 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, तो किसी भी इसमें ये दिया हुआ है कि किसी भी बॉडी में फ्लो करने वाला जो चार्ज है वो चार्ज 1 कूलाम कब होगा, जब उसमें करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, और कितने टाइम के लिए हमारा करंट फ्लो कर रहा है, 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि 1 कूलाम चार्ज जो है इज़ दैट चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड इफ़ करंट इज़ 1 एम्पियर। तो अगर करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है, तो उसमें जो चार्ज की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होती है, कूलाम के बराबर। तो ये इस वाले फॉर्मूले से निकाला है, करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इस वाले फॉर्मूले से इसको निकाला हुआ है यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे ई की जो वैल्यू गिवन है, ई की जो वैल्यू गिवन है वो हमें पता ही है, इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसमें फिर नेक्स्ट दिया गया है देयर आर 10⁻16 इलेक्ट्रॉन इन ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम। अगर कोई भी चार्ज हमारा 1 कूलाम है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, Q बराबर N इंटू ई। तो Q जो है N इंटू ई, चार्ज की वैल्यू यहाँ पे हमें कितने गिवन है, 1 कूलाम, और इसमें हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, और ई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको सॉल्व करके आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इसको सॉल्व करके आएगा 6 इंटू 10⁸। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू एन ई वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि 1 कूलाम का चार्ज बनाने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि 1 कूलाम का चार्ज बनाने के लिए अगर हमें किसी भी बॉडी को 1 कूलाम का चार्ज देना है, तो 1 कूलाम का चार्ज देने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो देने पड़ेंगे। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम, Q बराबर एन ई। तो Q की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पे, 1 कूलाम का चार्ज हमें बनाना है,
और कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमें देने पड़ेंगे, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। और ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इसको सॉल्व कर लेंगे फिर हम यहाँ से एन की वैल्यू को सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा कितने इलेक्ट्रॉन हमें, 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इंटू 10⁻18। तो यहाँ पे 18 आएगा, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारे पास कि 1 कूलम का चार्ज बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो हमें 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये हमने कौन से फॉर्मूले से निकाला, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। तो ये हमने इस वाले फॉर्मूले से निकाला है। सिमिलरली ऐसे ही आप निकाल सकते हो, जैसे हमने 1 कूलम का निकाला, जैसे हमने निकाला कि 1 कूलम का चार्ज बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही आप निकाल सकते हो कि 1 माइक्रो कूलम का चार्ज अगर हमें बनाना है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप सेम फॉर्मूले से निकाल सकते हो, Q बराबर NE वाले फॉर्मूले से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि 1 माइक्रो कूलम का मतलब होता है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर दिया गया है 1 माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम, और 1 मिली कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻3 कूलम। तो ये इसमें बताया गया है 1 माइक्रो कूलम जो होता है 10⁻⁻6 कूलम, और 1 मिली कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻3 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फिर दिया गया है यहाँ पे, तो ये आपको याद करना है कि जो 1 माइक्रो कूलम है वो 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होता है, और 1 मिली कूलम जो है वो 10⁻⁻3 कूलम के बराबर होता है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर मान लो आपके पास, यहाँ पे फिर दिया गया है कि आपके पास कोई भी बॉडी है, उसमें N1 इलेक्ट्रॉन्स हैं और N2 प्रोटॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि N1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो N1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा -N1 इंटू ई। और N2 प्रोटॉन्स हैं, तो N2 प्रोटॉन्स हैं, तो ये हो जाएगा +N2 इंटू ई। ठीक है, तो टोटल चार्ज अगर हम निकालें तो इसको टोटल चार्ज हो जाएगा हमारा +N2E -N1E। तो इस तरीके से हम निकालेंगे कि अगर हमें N1 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं तो इसका मतलब उसका जो चार्ज होगा -N1 इंटू ई, और अगर N2 प्रोटॉन्स दिए गए हैं तो इसका मतलब +N2 इंटू ई। तो ये था हमारे पास कि अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो हम उसको -E से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर प्रोटॉन का चार्ज है तो हम उसको +E के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी हम उनको ऐड करेंगे तो उनका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगा के हम उनको ऐड करेंगे। तो ये था हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया, यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे पास जो चार्ज की प्रॉपर्टी है वो कौन कौन सी होती है। तो हमने देखा कि जो चार्ज की प्रॉपर्टी है वो, सबसे पहले हमने इसमें देखा एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो चार्ज होता है वो हमारा कंजर्व होता है, किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा वो कंजर्व होता है। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और थर्ड हमने पढ़ा सबसे इम्पोर्टेंट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि हमेशा किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, N इंटू ई के बराबर होती है। N जो है यहाँ पे इंटीजर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। E जो है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या प्रोटॉन का चार्ज है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये सब हमने पढ़ा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को भी हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया है। इसके बाद नेक्स्ट आपको इसमें हमें एक न्यूमेरिकल गिवन है, तो ये न्यूमेरिकल आपको करना है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज़ देयर इन ए कप ऑफ वाटर। एक कप वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है। एक कप वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है कि एक कप ऑफ वाटर का जो मास है वो कितना है, 250 ग्राम है।
एक कप ऑफ वाटर का जो मास है वो 250 ग्राम है। तो हमें ये बताना है कि उस एक कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव चार्ज हैं और कितने नेगेटिव चार्ज हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि एक कप ऑफ वाटर का जो मास है वो हमें कितना दिया गया है, 1 कप ऑफ वाटर का जो मास हमें दिया गया है वो दिया गया है हमें 250 ग्राम। ठीक है, एक कप वाटर का जो मास है वो हमें कितना दिया गया है, 250 ग्राम यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इसको फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है। वाटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास H2O। ठीक है, तो वाटर का जो मोलिकुलर मास होता है ये आ जाएगा आपका 2 + 16 = 18 ग्राम, यानी कि वाटर का जो मोलिकुलर मास है वो होता है हमारे पास 18 ग्राम। इसका मतलब कि 18 ग्राम में हमारे पास वाटर का मोलिकुलर मास कितना हो गया, 18 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब 18 ग्राम में कितने हमारे पास नंबर ऑफ़ मोलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारे पास होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी कि कितने होते हैं 6.2 × 10⁻23। अगर हम ग्राम की बात कर रहे हैं, अगर ये ग्राम है तो यहाँ पे आएगा 23, और अगर यहाँ पे किलोग्राम होता तो यहाँ पे आता 10⁻26। तो ये आपको ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे 18 ग्राम है तो ग्राम में हम जब भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लिखते हैं वो 10⁻23 होता है, और अगर यहाँ पे किलोग्राम होगा तो ये आएगा आपका 10⁻26। तो यहाँ पे हमें गिवन है ग्राम, तो हम ग्राम से अपना कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि वाटर का जो मोलिकुलर मास है, यानी कि 18 ग्राम में हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, 18 ग्राम में हमारे पास 6.2 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम 1 ग्राम में निकालें तो 1 ग्राम में हो जाएंगे हमारे पास कितने, 6.02 × 10⁻23/18। और हमें निकालने कितने में है, वाटर का जो मास हमें कितना दिया गया है, वाटर का मास हमें दिया गया है 250 ग्राम में। तो हमें ये निकालने हैं कि 250 ग्राम में कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 250 ग्राम में फिर हम कैसे निकालेंगे, तो इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 250 ग्राम के लिए। तो इसको फिर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 के साथ में। तो 250 ग्राम में निकालने के लिए यहाँ पे फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा 250 ग्राम में अगर हमें निकालने हैं तो ये हो जाएगा हमारा ये पहले तो था ये हमारे पास 6.02 × 10⁻23/18 × 250। तो यहाँ से निकाल के यहाँ से सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा कि 250 ग्राम का जो पानी है हमारे पास, उस पानी में हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये हमारे पास आ गए कि भाई कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमारे पानी के हैं, कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पानी के हमारे हैं। तो ये हमने नंबर निकाल लिए, कितने ये चीज़ हमने क्या निकाल ली कि कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है कि जो वाटर है, वाटर के जो एक मॉलिक्यूल है उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होती है। यानी कि वाटर का जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो वाटर का फॉर्मूला हम लिखते हैं, एक मॉलिक्यूल अगर हम लिखें H2O, यानी कि इसमें जो है 2 हाइड्रोजन के एटम हैं प्लस 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकालने के लिए हमें क्या चीज़ निकालनी है, हमें यहाँ पे ये निकालने हैं कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं। पॉजिटिव चार्ज निकालने के लिए और नेगेटिव चार्ज निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, और प्रोटॉन्स हैं तो वो हमारे पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो ये हमें निकालना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी कि इसमें ऑक्सीजन के अंदर ये जो है ये हमारी, इसमें हमारे पास जो है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन के अंदर अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालें पहले, तो हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, यानी कि ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो टोटल इसमें वाटर के मोलिकुलर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
ठीक है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ही प्रोटॉन्स होंगे। तो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इतने ही इसमें क्या होंगे, 10 प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमेशा हमारी क्या होती है, बराबर होती है। तो 10 प्रोटॉन हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब हमें चार्ज निकालना है। तो चार्ज निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Q = N × E। ठीक है। अभी हमने निकाला है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, ये इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। तो N के लिए तो सबसे पहले हमने निकाला कि कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, 250 ग्राम में कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमने ये निकाला कि 250 ग्राम में इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि वाटर का जो मास था, पानी का 1 कप पानी का मास कितना था हमारा, 250 ग्राम। तो उसमें हमने निकाल लिया था कि इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास 250 ग्राम में। तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 250/18 गुना 6.02 इंटू 10⁻23। इसके बाद फिर हमें निकालना है N, यानी कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 10 हैं, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर हमें E से मल्टीप्लाई करना है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻−19 से। तो ये सारी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, यानी कि ये जो पहला वाला स्टेप है, इसमें हमने क्या बताया कि 250 ग्राम में, तो ये वाली जो चीज़ है ये है हमारी 250 ग्राम में कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद फिर उन्होंने निकाला कि कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, और फिर उसको हमने निकाला E के साथ में मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से हमने जो है ये टोटल चार्ज की वैल्यू जो है वो यहाँ पे बताई है। तो जिसको सॉल्व करके आंसर आएगा हमारे पास, वो आएगा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलाम। यानी कि 250 1 कप जो पानी है जिसका मास हमें क्या दिया गया था, 250 ग्राम दिया गया था। तो उसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1.34 इंटू 10⁻7, और नेगेटिव चार्ज भी कितना होगा, वो भी सेम ही होगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1.34 इंटू 10⁻7, तो दोनों के जो चार्ज की वैल्यू है वो सेम आ जाएगी। तो इसमें फॉर्मूला हम लगाएंगे Q, फॉर्मूला हमारे पास लगेगा Q = N × E। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो आपके लिए घर असाइनमेंट है, तो आपको असाइनमेंट करना है ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1.2। ये आप करके दिखाएंगे कि इफ़ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स मूव्स आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलाम ऑन द अदर बॉडी। यानी कि एक बॉडी में से, एक बॉडी है, उस बॉडी में से हर सेकंड, एक बॉडी जो है उसमें से हर सेकंड जो है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स, हर सेकंड में एक बॉडी जो है उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। और वो कहाँ जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरी बॉडी पे जा रहे हैं। तो दूसरी बॉडी पे चार्ज 1 कूलाम होने के लिए कितना टाइम लगेगा, दूसरी बॉडी पे चार्ज 1 कूलाम होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चंस आपका असाइनमेंट है, और ये क्वेश्चन आप सभी मुझे सबमिट कराएंगे। थैंक यू।